शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में रूस के आक्रामक तेवर जारी हैं। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला जारी है और अब रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला करके दहला दिया है। इस बार रूसी सेना ने 3 यूक्रेनी शहरों पर हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और कम से कम 24 लोग घायल हुए हैं। खास बात यह कि ये हमले मॉस्को और कीव के प्रतिनिधिमंडलों के बीच प्रस्तावित तीसरे दौर की शांति वार्ता से एक दिन पहले हुआ है। रूस ने उत्तर पूर्व में सुमी, दक्षिण में ओडेसा और पूर्व में क्रामात्स्क में यूक्रेनी क्षेत्रों पर ये हमले बोले हैं। लगातार हमलों का दौर जारी और इससे पहले भी हमने देखा, हमेशा शांति वार्ता से पहले तमाम हमले। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 शहरों पर हमला किया है। यूक्रेन के सुमी, ओडेसा और क्रामातोर्स्क पर यह अटैक। रूस के हमले में एक बच्चे की मौत, 24 लोग घायल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता से ठीक पहले यह हमला। रूस ने शांति वार्ता से पहले हमले की तीव्रता भी बढ़ा दी है। तो लगातार रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। शांति वार्ता से पहले हमले तो देखे ही गए, लेकिन उसके अलावा हमले की तीव्रता को भी बढ़ा दिया गया है। 3 शहर जिसको टारगेट कर यहां पर हमला बोला गया है, सुमी, ओडेसा और क्रामातोर्स्क, जिस पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, जिससे रूस खासा दहल उठा है। रूस का ये बारूदी प्रहार, जिसके चलते यूक्रेन में कयामत जैसा माहौल बन गया है। लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि लगातार हस्तक्षेप कर शांति बहाली की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा ये लगातार यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला देखने को मिल रहा है। ये जो तमाम हमले, इसको लेकर और जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के 3 शहर जिस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 शहरों पर ही हमला किया। रूस ने यूक्रेन के सुमी, ओडेसा और क्रामातोर्स्क पर यह हमला किया है। रूस के हमले में एक बच्चे की मौत हुई है, 24 लोग घायल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता से ठीक पहले यह हमला। रूस ने शांति वार्ता से पहले यूक्रेन पर यह हमला किया है। रूस ने शांति वार्ता से पहले हमले की तीव्रता को भी बढ़ा दिया है। रूसी सेना ने इमारत पर ग्लाइड बम गिराया है। रूसी सेना के हमले में इमारत में आग भी लग गई। लगातार प्रहार बरसाता रूस, जो कि यहाँ पर खासा घात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लगातार ये हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोडी जी जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसी पूरे मुद्दे को लेकर और बातचीत करेंगे। जे सोडी जी, इससे पहले भी हमने तमाम बारी देखा, जब भी शांति वार्ता की बात होती है, उसी से ठीक पहले एक ऐसा हमला किया जाता है कि बेहद ज्यादा क्षति उससे यूक्रेन को पहुंचती है। तो क्या ये कूटनीति के तहत किया जाता है? क्या यहाँ पर पावर दर्शाने की कोशिश है, ईगो दर्शाने की कोशिश है? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। देखिए, रूस की अब कोई मंशा नहीं है इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए। अगर रूस ने इस युद्ध को खत्म करना होता तो उसने बहुत पहले ही खत्म कर लिया होता। बल्कि जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, उसके कुछ महीने के अंदर सितंबर 2022 तक रूस ने यूक्रेन की 18.2% जमीन पे पूरा कब्जा कर लिया था, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है, जो 2014 में कब्जा किया था रूस ने। अब अगर रूस का इतना बड़ा हिस्सा ऑलरेडी, यूक्रेन का इतना बड़ा हिस्सा अगर ऑलरेडी रूस के कब्जे में है सितंबर 2022 से, तो रूस को क्या जरूरत है इस युद्ध को इतना लंबा खींचने की? रूस को ये जरूरत है ये युद्ध लंबा खींचने की, क्योंकि इसमें अब रूस के 2 नए लक्ष्य आ गए हैं। पहला लक्ष्य है कि रूस अच्छी तरह जानता है, क्योंकि अमेरिका कमजोर होता जा रहा है। अमेरिका उस रेट के साथ यूक्रेन को हथियार, मिसाइलें नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका उत्पादन की जो क्षमता है वो बहुत कम है बनस्पत जो युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। तो जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना यूक्रेन और कमजोर पड़ेगा। एक वक्त आएगा जब अमेरिका यूक्रेन को और हथियार नहीं दे पाएगा, और तब रूस यूक्रेन पे पूरा कब्जा करेगा और वहां पे सत्ता पलट के वहां पे अपना आदमी बिठाएगा एज दी राष्ट्रपति यूक्रेन का। दूसरा जो नया लक्ष्य रूस के मंसूबे में आया वो ये है कि अगर हम ये युद्ध लंबा खींचते हैं तो हम चीन की मदद करेंगे, क्योंकि चीन ने ताइवान पे 2027 पे हमला करना ही है और महज अब 1.5-2 साल रह गए हैं। तो ये बहुत बड़ी मेरे को गेम लगती है हर्षा जी। अन्यथा
10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के सैनिक लक्ष्य तो जो इनिशियल थे वो तो ऑलरेडी कब के पूरे हो गए। तो इस युद्ध को लंबा खींचना, इसके पीछे रणनीतियां बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ट्रंप का हस्तक्षेप भी काम नहीं आ पा रहा। 50 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था उसके बाद से ही हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं जो ईगो हर्ट हुई थी, जो जिद पर अड़े है रूस, उसी के बाद ही हमले बढ़े। हर्षा जी, आपने बिल्कुल अभी भी सही कहा और पहले भी जो आपने व्यक्त कहा बिल्कुल सही कहा। जब जब अमेरिका ने कहा है कि वो युद्ध को खत्म कराएगा, तब रूस ने हमले और जोर से और ताबड़तोड़ किए हैं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अमेरिका से ना डरते हैं, ना हमें अमेरिका की किसी बयान की कोई चिंता है। हमें याद होगा पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराऊंगा। 6 महीने से ज्यादा हो गए उन्हें राष्ट्रपति बने हुए, युद्ध खत्म होने का कोई नामो निशानी नहीं है। दूसरी चीज हमने देखी, पिछले 6 महीने में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में काफी बातचीत हुई रूस की यूक्रेन के साथ, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे टर्की में। अमेरिकी सलाहकार स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति पुतिन से मिलने भी मॉस्को गए। सबको लगा कि शायद ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध खत्म हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया हर्षा जी, अब राष्ट्रपति पुतिन के जो लक्ष्य हैं वो पूरे बदल चुके हैं। और जिस तरह से चीन ने रूस को इस युद्ध में पूर्ण समर्थन दिया है, तो अब ये पेबैक टाइम है रूस का चीन को, क्योंकि चीन का जो पहला सैनिक लक्ष्य है वो है ताइवान, जो कि आज से 1.5-2 साल बाद उस पे उसने हमला करना है। तो ये जो पूरी रणनीति है रूस की, ये 2 बड़े लक्ष्य की वजह से, जैसे मैंने बताया, पहला यूक्रेन में राष्ट्रपति को बदलना, अपना आदमी बिठाना, और दूसरा चीन की मदद करना। क्योंकि देखिए, जब चीन ताइवान पे हमला करेगा 2027 में, और उस वक्त अगर रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा होगा, तो अमेरिका के लिए, नाटो के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ताइवान की मदद करना। जहां तक यूक्रेन की बात है, वो तो राष्ट्रपति पुतिन युद्ध जीत ही गए हैं। 18.2% जमीन तो ऑलरेडी रूस के कब्जे में है ही है। तो ये तो युद्ध ऑलरेडी रूस के बाजी में है। लेकिन अब रूस चीन की मदद करना चाहता है कि चीन ताइवान पे कब्जा करे, इसलिए ये युद्ध लंबा खींच रहा है, ताकि वक्त आने पे नाटो और अमेरिका के देश बिल्कुल असमंजस में हो कि हम काम पे मदद करें। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से ये हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, जो ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से सर आपने टाइमलाइन भी शेयर की है, ऐसे में नियर फ्यूचर में भी हमले फिलहाल रुकने का तो कोई सवाल पैदा हो नहीं रहा। तो क्या आगे होगा, क्या फ्यूचर है रूस और यूक्रेन का? क्योंकि हस्तक्षेप काम नहीं आ रहा, शांति बहाली को तैयार नहीं है, मांगों पर अड़िग भी है। हर्षा जी, देखिए, ये जो युद्ध है रूस यूक्रेन का, ये वैसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता आया है। नुकसान होता रहेगा, यूक्रेनी नागरिक, रूसी सैनिक मारे जाते रहेंगे। यूक्रेन तो वैसे ही देश के तौर पे पूरी तरह लगभग बर्बाद हो ही गया है। उसमें और भी जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो भी बर्बाद होगा। तो इस युद्ध का जो हाल है वो वही होगा जो पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। और आपने जैसे अभी सही कहा कि इस युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पूरी तरह से तितर-बितर हो रखी हैं, जिसकी वजह से दुनिया में महंगाई बढ़ चुकी है। हर ग्लोबल नागरिक को आज महंगाई की चोट पड़ रही है। तो ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर ये युद्ध खत्म होना होता, ये बहुत बहुत पहले हो गया होता। ये युद्ध लंबा खिंचेगा जब तक चीन ताइवान पे हमला नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेहद अच्छे मुद्दे और पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। दोनों के पास